हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक श्री कामता नाथ जी हैं। बच्चों, आज विश्व के सभी देश विकास की चरम ऊंचाइयों को छू लेना चाहते हैं और इसी चाह में हर देश में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना की जा रही है। कम समय में अधिक उत्पादन की लालसा से मशीनीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। ये सच है कि किसी भी देश के विकास के लिए औद्योगिकरण यानी कि उद्योगों की स्थापना अत्यधिक आवश्यक है। आधुनिकतम मशीनों का प्रयोग इसके महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इससे बहुत नुकसान भी हुआ है। लघु तथा कुटीर उद्योग, हस्तकला उद्योग, इनको मशीनीकरण से बहुत हानि पहुंची है। इससे जुड़े हुए लोग बेरोजगार हुए हैं, वे हताश परेशान हुए हैं। और बच्चों, लाख की चूड़ियाँ पाठ इसी समस्या को उजागर करता है। लेखक बचपन में गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाया करता था। वहां उसकी पहचान बदलू से होती है। बदलू मनिहार था जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। ये उसका पैतृक पेशा भी था। लेखक रोज बदलू से मिलने उसके घर जाया करता था। बदलू भी उसका खूब स्वागत करता, उसको खेलने के लिए लाख की रंग बिरंगी गोलियां दिया करता था, उसे सिंदूरी आम खाने के लिए देता, गाय के दूध की मलाई खाने के लिए देता था और लेखक से घंटों बातें किया करता था। वैसे तो बदलू लेखक का रिश्ते में मामा लगता था, लेकिन गांव के सभी बच्चे तो उसको काका कहकर पुकारते थे, तो लेखक भी बदलू को मामा ना कहकर काका कहकर बुलाया करता था और बदलू लेखक को लला कहकर पुकारता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्ठी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को बेलन नुमा मुंगरियों पर चढ़ाकर वो उन्हें चूड़ियों का आकार देता और बाद में उन पर रंग करता था। वो बीच में हुक्का भी पीता रहता था। लेखक उसे चूड़ियाँ बनाता हुआ देखा करता था। चूँकि बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो उसे लाख की चूड़ियों के अलावा कोई और चूड़ी यानी कांच की चूड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर गांव की किसी भी औरत के हाथ में अगर वो कांच की चूड़ियाँ देख लेता तो वो बहुत नाराज होता था। गांव की औरतें भी बदलू के हाथ की बनाई हुई लाख की चूड़ियों को बहुत पसंद करती थीं और इसीलिए बदलू की लाख की चूड़ियों की मांग भी बहुत अधिक थी। अगल बगल के गांव के लोग भी उसके हाथ की बनी लाख की चूड़ियाँ ले जाया करते थे। बदलू बिना किसी मोल भाव के बस वस्तुओं के बदले में ही लोगों को लाख की चूड़ियाँ दे दिया करता था, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर तो वो पूरा मोल भाव करता था, तभी चूड़ियाँ देता था। जीवन भर मुफ्त में चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी न पसीजता। वो उस सुहाग के जोड़े के बदले में खूब सारा अनाज लेता, अपने घरवाली के लिए कपड़े लेता, अपने लिए पगड़ी लेता और रुपए लेता। जैसा कि बच्चों बताया हमने कि बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। लेखक ने बातों बातों में बताया कि गांव की तो औरतें तो कांच की चूड़ियां ही पहनती हैं। बदलू को ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसने कहा नहीं। बस उसने सिर्फ इतना ही कहा कि उनकी तो बात ही अलग है। इस बीच लेखक के पिता का तबादला कहीं और हो गया, तो बहुत वर्षों तक लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा सका। लगभग 8 से 10 वर्ष के बाद लेखक को अपने मामा के गांव जाने का मौका मिला। तब तक उसे बदलू की याद नहीं आई, बदलू का उसे ध्यान नहीं रहा। लेकिन एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर आंगन में गिर गई, जिससे कि उसकी कांच की चूड़ियाँ उसकी कलाई में चुभ गई, जिसकी मरहम पट्टी भी लेखक को ही कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया और लेखक दौड़कर उसके घर गया। बदलू ने लेखक को तो पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि लेखक बड़ा हो गया था। लेकिन लेखक ने जब जनार्दन कहकर अपना परिचय दिया,
तो बल्लू ने उसे पहचान लिया और आदर से बैठाया। बच्चों, आपको तो पता ही ना कि लेखक का बहुत आदर सम्मान करता था बल्लू, बहुत प्यार से उससे बातें किया करता था। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं दिखाई नहीं दिया, तो बल्लू से लाख की चूड़ियों के बारे में जब लेखक ने जानना चाहा तो बल्लू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम तो मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है, काम बंद हो जाने से, क्योंकि जब कांच की चूड़ियों की डिमांड बढ़ गई तो लाख की चूड़ियों को कोई खरीदता ही नहीं था, जिससे कि उसका काम बंद हो गया। बल्लू बेरोजगार हो गया, वो बीमार रहने लगा, उसको खांसी भी आने लगी। लेखक की शंका भांप करके उसने सिर्फ इतना ही कहा, ये तो फसली खांसी है, शीघ्र ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने तो कितने के कारोबार ही छीन लिए हैं। और इसी बीच लेखक ने आम के लिए कहा कि काका, इस साल आम की फसल कैसी है? तो लेखक के आम की मांग को देख करके बल्लू ने अपनी बिटिया रज्जो से आम लाने के लिए कहा। इसी बीच में लेखक ने गाय के बारे में भी पूछा, तो बल्लू ने बताया कि गाय को 2 साल पहले ही बेच दिया है। अब गाय को क्या खिलाता जब उसके पास खुद के ही खाने के लिए कुछ नहीं है। इसी बीच तो रज्जो डलिया में आम भी ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर पड़ी, जिसमें उसके लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई थीं। ये देखकर बल्लू ने लेखक को बताया, क्योंकि बल्लू भाप गया कि लेखक उसकी चूड़ियों को देख रहा है, तो बल्लू ने बताया कि यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी सुहाग का जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। लेकिन जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था, यानी कि वो बाकी चीज़ें बल्लू को उपहार वाली नहीं देना चाह रहे थे। तो इस दाम पर बल्लू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया था और शहर से लाने को कह दिया। बल्लू की बातें सुनकर लेखक को बहुत खुशी हुई कि बल्लू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। बल्लू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों सा कमज़ोर नहीं है जो आसानी से टूट जाए। बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से मशीनों ने लोगों के हस्तकला उद्योग पर कितना बुरा प्रभाव डाला है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हस्तकला उद्योग तथा उससे जुड़े हुए लोगों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस उद्योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।